हेलो एवरीवन, प्रीति मैं आज आप लोगों के लिए सोशल साइंस का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस सेट जितना आप बनाते हो उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर का बहुत सारा क्वेश्चन क्या है, रिपीट होता, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में CDP हो या चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश, EVS, किसी भी सब्जेक्ट में आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत ही रिपीट होता है। तो जितना आप प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस करते हो उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं ये ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा, जैसे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है सोशल साइंस। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद की भूमिका एवं कार्यप्रणाली की समक्ष को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उचित क्रियाकलाप है? तो पहला है युवा संसद का आयोजन, दूसरा है विषय वस्तु का पठन, तीसरा है कार्य और जिम्मेदारियों की प्रवाह आरेख, चौथा है संसद के अवरोध पर समाचार पत्र के लेखन पर चर्चा। तो इसमें से पहला क्या है, युवा संसद का आयोजन, ये है पहला आंसर सही होगा कि संसद की भूमिका और कार्यप्रणाली की समझ को विकसित करने के लिए जब युवा संसद का आयोजन करना, ये सबसे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन। ठीक है। 50 एक शिक्षिका विद्यार्थियों को सुझाव देती है कि वे एक तालिका बनाएं जिनमें उनके द्वारा एक सप्ताह में उपयोग किए जाने वाले पानी की बाल्टियों की संख्या लिखी गई हो, और इस गतिविधि के बाद वे पानी के प्रयोग और संरक्षण के बारे में चर्चा शुरू करती है। शिक्षिका कक्षा में किस प्रकार के अधिगम को प्रोत्साहित कर रही है? ठीक है, तो पहला है निगमनात्मक विधि, दूसरा वित्त अध्ययन विधि, तीसरा समस्या समाधान विधि, चौथा है पूछताछ विधि। तो वो क्या करे, वित्त अध्ययन विधि कर रही है। इससे क्या होगा, लोग पानी के बारे में भी सजग होंगे कि पानी का यूज करना, पानी के बचाव, सेव वाटर, तो ये सारा कुछ होगा। और इसमें खुद विद्यार्थी इन्वॉल्व होंगे, तो वे पानी सेव, वाटर सेव, और उसके बाद पानी का किस तरह से बचाव किया जा सकता है कि आने वाले टाइम पे पानी का संरक्षण कैसे किया जाए, तो ये चीज उन पे ज्यादा बेटर से अच्छे से समझ में आएगा। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, वित्त अध्ययन विधि। ठीक है, 50 का सेकेंड ऑप्शन सही है। ठीक है। 51 है, सबसे उचित विकल्प को रिक्त स्थान में भरिए। ठीक है, ज्ञान और विचारों को व्यवस्थित करने के लिए अवधारणात्मक संसाधनों में समय रेखा, सारांश, डैश और डैश सम्मिलित है। तो अवधारणात्मक संसाधनों में समय सीमा, समय रेखा और सारांश में क्या सम्मिलित होना चाहिए? तो पहला है शिक्षक प्रतिरूपण और दंड आरेख, दंड तो नहीं होना चाहिए। दूसरा स्मरण संकेत और समीक्षा प्रश्न, ये भी नहीं होना चाहिए। स्मरण करना या फिर याद करना, ये सब नहीं होना चाहिए। तीसरा है सूचना मानचित्र, अवधारणा मानचित्र। ठीक है। दूसरा अन्वेषणात्मक सॉफ्टवेयर और प्रश्न बैंक। तो प्रश्न बैंक यहाँ पे आ गया। प्रश्न बैंक प्रश्नों का एक सवाल का एक पेज 10-20 क्वेश्चन कर दे या 50 क्वेश्चन आ जाएगा आपका। तो थर्ड इसका सही रहेगा कि सूचना मानचित्र और अवधारणा मानचित्र, जिसमें बच्चा एक्टिव हो करके सीखे, तो ये ऑप्शन उसका सही होगा। सूचना प्रश्न बैंक हो गया, सिर्फ प्रश्नों की संख्या बढ़ा दिया जाएगा, संकेत स्मरण याद करना हो गया, फिर दंड देना, ये सब क्या है, CBSE की गाइडलाइन से नहीं होते हैं। ठीक है, तो उनका जो गाइडलाइन होता है कि लोगों को करके सीखना, एक्टिव हो जहाँ बच्चा, वो ज्यादा तवज्जो देते हैं। ठीक है, तो 51 का आपका तीसरा आंसर सही होगा। ठीक है। 52 है, क्रियाकलाप आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पाठ को क्या बनाते हैं? पहला आनंददायी बनाते हैं, दूसरा विवादास्पद बनाते हैं, तीसरा लंबा बनाते हैं, चौथा है कि विस्तृत बनाते हैं। तो क्या होता है कि क्रियाकलाप आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पाठ को क्या करते हैं, आनंददायी बनाते हैं। ये इसका सही आंसर होगा। 53 है, सामाजिक समस्याओं की समझदारी को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित विधि कौन सी है? पहला चलचित्र प्रदर्शन, चौथा है चित्र निबंध, तीसरा है भूमिका निर्माण, चौथा है वृत्त अध्ययन। वृत्त मतलब ब्रॉड हो गया आपका, तो ये आपका सही आंसर ऑप्शन होगा। चौथा इसका जो वृत्त अध्ययन होगा,
तो इससे क्या है, लोगों में समस्या की जो समझ होती है वो ज्यादा विकसित होगी। ब्रॉड में अगर उनको ज्यादा कुछ करने के लिए दिया जाए, ज्यादा एक्टिविटीज किया जाएगा, तो उनकी जो समझदारी है, जो सामाजिक समस्या को लेकर उनकी जो समझदारी है क्या है, वो विकसित होगी। तो ये आपका सही आंसर होगा फोर्थ, विद अध्ययन। ठीक है। 54 है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को सरकारी परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्राथमिक स्रोतों के माध्यम से देना चाहती है। ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी योजना अनुपयुक्त होगी, यानी कि नहीं पूछा गया है। तो पहला है विद्यार्थियों के पड़ोस में लागू होने वाली योजनाओं पर सर्वे। ठीक है। विद्यार्थी के पड़ोस में लागू होने वाली परियोजनाओं पर हुए खर्च का एक रिपोर्ट सर्वे करना, रिपोर्ट देना। ये क्या है, इसमें समय लगता है, और क्या है कि लोग इसके बारे में डीपली नॉलेज होगा लोगों को। ठीक है। फिर सरकारी परियोजना पर पुस्तक की समीक्षा। चौथा कि एक खंड विकास अधिकारी के साथ साक्षात्कार, यानी कि इंटरव्यू लेना है। इंटरव्यू भी लेना होगा तो उसके बारे में शुरू से लेकर अंत तक वो बताएंगे। मगर यहाँ पे पुस्तक की समीक्षा का, एक बुक लिया उसको पढ़ के बस उसके बारे में बता दे कि ये लाभ है, ये हानि, ये बस हो गया। बट इसमें नहीं पूछा था। मगर यहाँ पे जो पड़ोस पे लागू योजना पे सर्वे करना, सर्वे मतलब कि हर चीज के बारे में डिटेल से बारीकी समझना होगा। फिर लागू पड़ोस में लागू होने वाली परियोजना पर खर्च का एक रिपोर्ट देना। खर्च का रिपोर्ट में भी आप एक पहलू चेक करेंगे कहाँ कितना खर्च हुआ। तो इस तरह से क्या है, इस सब में बच्चा एक्टिव है। मगर जो सरकारी परियोजना की जो पुस्तक की समीक्षा करना, बस एक पुस्तक लो, उसका डीमेरिट मेरिट आप बता दे, तो ये इसमें नहीं पूछा था कि क्या गलत है। तो ये आपका थर्ड इसका सही आंसर होगा कि सरकारी परियोजनाओं पर पुस्तक की समीक्षा। ठीक, ये इसका सही आंसर होगा। 55 है, सामाजिक विज्ञान पर निम्नलिखित में से एक उचित और अर्थपूर्ण दत्त अभ्यास को चुनिए। तो पहला, पाठ्य पुस्तक में से सही उत्तर ढूंढना। ठीक है। दूसरा है पिछले वर्ष का अभ्यास। तीसरा, अवधारणाओं के परीक्षण का एक मौलिक अभ्यास। चौथा है कि पठन सामग्री का सार। ठीक है। तो ये क्या होगा, पाठ्य पुस्तकों में से सही उत्तर ढूंढना एक उचित और दंत, यानी कि एक होमवर्क जैसा, दंत मतलब होमवर्क कार्य ये होगा कि उसे एक अच्छा वर्क दिया जाए जिससे वो बिजी है हो स्कूल के बाद में। ठीक है। तो ये इसका सही आंसर होगा। 56 है, लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति विद्यार्थियों में दोषदर्शिता को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से दो विकल्प सबसे उचित होंगे। ठीक है। तो पहला है आदर्श कार्यप्रणाली एवं सिद्धांतों पर बल देना। दूसरा, संस्थानों के बदलाव में असंभावनाओं को इंगित करना। तीसरा, के सामाजिक विषमता की अपरिहार्यता पर बल देना। चौथा, जागरूक जनता की भूमिका को इंगित करना। ठीक है। तो इसका क्या सही होगा, तो पहला है दूसरा ऑप्शन है 3 और 4। दूसरा है 3 2। तीसरा है 1 2 और चौथा है 1 और 4। तो इसका आंसर क्या होगा, पहला और चौथा, यानी कि जो है ऑप्शन वो सही है कि आदर्श कार्यप्रणाली सिद्धांतों पर बल देना और जागरूक जनता की भूमिका को इंगित करना। ये दो ऑप्शन जो है ये सही है। ये दो ऑप्शन आपका फोर्थ में है, 1 और 4। ठीक है। तो ये इसका सही आंसर होगा। 57 है, उच्च प्राथमिक स्तर के सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लैंगिक भूमिका पर विद्यार्थियों को बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे उत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी, यानी कि जेंडर वाइज पे कौन सी विधि सबसे उचित है। तो पहला, प्रदर्शनी में जाना। दूसरा, विद्यार्थियों द्वारा इंटरनेट में ढूंढना। तीसरा, अनुभव पर निर्देशित चर्चा। चौथा, की विशेषज्ञ द्वारा व्याख्यान। तो व्याख्यान क्या है, आए एक टॉपिक पे एक लेक्चर देते बस हो गया। विद्यार्थियों पे इंटरनेट पे वो ढूंढेंगे नहीं ढूंढेंगे, उन पे डिपेंड करता है वो क्या ढूंढते, वो भी एक है प्रॉब्लम, समस्या। फिर प्रदर्शनी में जाना। प्रदर्शनी में जाना तो क्या कर रहे, प्रदर्शनी में जाना वो भी एक चीज है कि क्या वहां पे जाके, क्योंकि प्रदर्शनी होते तो बहुत सारे चीजों की होते हैं, बहुत से सारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। बट अनुभव पर निर्देशित कर चर्चा करना, ये क्या है कि हम अपना स्वयं किसी अनुभव किसी के बारे में बता, जो हम खुद एक्सपीरियंस किए। तो ये सबसे ज्यादा इसमें बच्चा एक्टिव होगा। ठीक है। तो ये इसका सही आंसर होगा, थर्ड की अनुभव पर निर्देशित चर्चा। ठीक है। फिर 58 है, पोर्टफोलियो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है क्योंकि यह विद्यार्थियों में कौशल के विकास को इंगित करता है। दूसरा, अनिवार्य है। तीसरा, क्रियान्वित करना सरल होता है। चौथा, न्यूनतम सूचना प्रदान करता है। तो क्या है कि पोर्टफोलियो में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए क्या है, विद्यार्थियों के कौशल के विकास को इंगित करता है, इसलिए इसका हम लोग पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो ये इसका सही आंसर होगा।
ठीक है। 59 है, जब आप विद्यार्थियों को एक ऐतिहासिक स्मारक दिखाते हैं तब आप उन्हें किस प्रकार के अधिगम के स्रोत से सीखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? तो पहला ऑप्शन है लेखा चित्र, कला संसाधन। दूसरा पारंपरिक लोक संसाधन, संसाधन। तीसरा है प्राथमिक स्रोत। चौथा की पाठ्य स्रोत। तो क्या है इसमें सही? इसमें आपका प्राथमिक स्रोत होगा कि अधिगम को सीखने के लिए वो ज्यादा उसे प्रोत्साहित कर रहा है कि ऐतिहासिक स्मारक को दिखाने के लिए। ठीक है, जो आपके पास स्रोत है उससे आप उसको सिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा। 60 नंबर है, कल्पना कीजिए कि आपको श्रीरंगपट्टनम के युद्ध और टीपू सुल्तान की मौत के बारे में खबर देने वाले दो पुराने अखबार मिलते हैं। ठीक है, एक अखबार ब्रिटेन का है और दूसरा मैसूर का है, और दोनों अखबारों के लिए इन घटनाओं के बारे में एक एक सुर्खी लिखिए। ठीक है, कक्षा 8 के इतिहास की पाठ्य पुस्तक में इस क्रियाकलाप को शामिल करने का क्या कारण हो सकता है? ठीक है, तो पहला है ब्रिटेन द्वारा राज्य में मिलाए जाने का अभिलेख तैयार करना। दूसरा है लोगों को ब्रिटिश नीतियों के बारे में बताना। तीसरा है विद्यार्थियों में लिखने के कौशल को विकसित करना। चौथा कि विद्यार्थियों को विचारों की विविधता की अवधारणाओं को विकसित करना। तो क्या ऑप्शन क्या इसका मकसद हो सकता है कक्षा 8 के क्रियाकलाप को शामिल? तो इसका एक ही मकसद हो सकता है कि विद्यार्थियों के विचारों में विविधता लाना, वैरायटी लाना, और उन विविधता की अवधारणा को क्या है विकसित करना। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा। 61 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन लोकतंत्र निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन लोकतंत्र के संबंध में गलत है? ठीक है, पहला है लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है, लोकतंत्र। दूसरा, लोकतंत्र में लोग लिए गए निर्णयों पर प्रश्न उठा सकते हैं, बिल्कुल सही है। लोकतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने को छूट होती है, ये भी सही है। फोर्थ है लोकतंत्र में नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त होती है, ये भी बात सही है। बट पहला जो ऑप्शन है कि लोकतंत्र में एक शासक, जबकि लोकतंत्र में एक शासक नहीं होता, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, जो देश का शासन चलाते हैं। ठीक है, तो इसमें नहीं गलत पूछा गया, तो पहला ऑप्शन आपका गलत होगा कि लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत हो, तो ये गलत है। हमारे जो देश का जो शासन लोकतंत्र जनता के द्वारा चुने जाते हैं प्रतिनिधि, और वो जनता के हिसाब से ही शासन करते हैं, और अगर वो नहीं करते हैं संविधान के अनुसार उनको संविधान के द्वारा उन्हें शक्तियां दी गई है और उन्हीं के अंदर रह के वो शासन करते हैं देश पर। अगर वो कभी भी वो देश का शासन संविधान के विरुद्ध जाता है तो उन पर जनता सवाल भी उठा सकती है। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट जो ऑप्शन है वो गलत होगा। ठीक है, 62 है, अभियानों के फलस्वरूप महिलाओं के संरक्षण के लिए नए कानून बने हैं। पहला है इसमें है निम्नलिखित प्रस्तावनाओं में से किस एक के कारण महिलाओं को संरक्षित करने के 2006 में कानून बना था? तो ये क्वेश्चन हमेशा आता भी है, पिछले एग्जाम में आया भी है। तो एक है बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, दूसरा असमान वेतन, तीसरा है घरेलू हिंसा, चौथा की यौन प्रताड़ना। तो ये क्या है 2006 में कानून बना था, ये क्या है घरेलू हिंसा के एक कानून बना था जो महिलाओं के संरक्षण के लिए बनाए गए थे कानून। ठीक है, तो इसका थर्ड आंसर सही है। 2006 में कौन से कानून में? तो घरेलू हिंसा का कानून बना है जिसमें महिलाओं के संरक्षण का अधिकार है, उन्हें कानून है लिए कानून बना है। ठीक है, 63 है, संचार माध्यम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? पहला, जनसंचार का लोगों तक जानकारी पहुंचाना एक महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरा, संचार माध्यम की कार्यप्रणाली में नियमित सरकारी हस्तक्षेप रहता है। तीसरा, विज्ञापनों द्वारा धन कमाया जाता है। चौथा, जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली तकनीकें बदलती रहती है। तो इसका दो आंसर इसका गलत है कि संचार माध्यम कार्यप्रणाली में नियमित सरकारी हस्तक्षेप रहता है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे सरकार के खिलाफ भी बहुत सारे संचार माध्यम में आपको जानकारी मिल जाएगी, सूचना मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इसका गलत आंसर। बाकी आपका विज्ञापन धन कमाया जाता है, ये सही बात है। संचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली तकनीक की बदलती रहती है, ये भी है। बहुत सारे मशीन आ चुके हैं। फिर जनसंचार का लोगों तक जानकारी पहुंचाने का महत्वपूर्ण का, ये भी सही है।
तो इसमें गलत क्या है, सेकंड है कि सरकार क्या नियमित कर सकती है, तो नियमित हस्तक्षेप कर सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सरकार के खिलाफ भी आजकल जनसंचार के माध्यम से हमें सूचनाएं मिलती है। ठीक है, तो ये इसका गलत आंसर होगा। 64 है, समाचार चैनल पर विज्ञापन का मूल्य निर्भर होता है। पहले बड़े व्यापारिक घरानों पर, दूसरा कंपनी क्षेत्र पर, तीसरा चैनल की लोकप्रियता पर, चौथा की दर्शकों की मांग। तो जो मूल्य होता है समाचार चैनल का विज्ञापन का, वो मूल्य निर्भर करता है उसकी लोकप्रियता पर, कि चैनल की कितनी लोकप्रियता है। कि मान लीजिए 10 न्यूज चैनल है, समाचार चैनल, तो उसमें से लोग किसको ज्यादा देखते हैं, अगर जिसकी डिमांड ज्यादा होगी उसकी जो मूल्य है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर चैनल की लोकप्रियता पर है, इसका सही आंसर होगा। 5 है, जनहित याचिका, एनपीआई जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, जनहित याचिका के संदर्भ में नीचे दिए गए दोनों कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, यह एक ऐसी व्यवस्था जिसके माध्यम से सरकार के क्रियाकलापों के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, दूसरा है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति या संस्था को जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उन्हें न्याय पाने के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया है। तो इसमें क्या है, सही और गलत पूछा है। तो पहला जो है एक गलत है, दूसरा सही है। दूसरा ऑप्शन है एक दो दोनों गलत है, तीसरा है एक सही या दो गलत है, चौथा कि एक और दो दोनों सही है। तो इसमें क्या है, पहला जो ऑप्शन बताया कि एक ऐसी व्यवस्था जिसके मतलब सरकार के क्रियाकलापों के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त हो, तो ये आपका गलत होगा। और सेकंड जो है वो सही है कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति या संस्था को, ठीक है, जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उन्हें न्याय पाने के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया। तो इसका 65 का 1 सही होगा, कि एक गलत है और दो सही है। ठीक है, ये इसका सही आंसर हुआ। 66 है, संसद के प्रश्नकाल सत्र के दौरान के संबंध में एक और दो दोनों कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला है, संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, दूसरा, यह कैसी व्यवस्था जिसमें कार्यकारिणी विधायिका को नियंत्रित करती है। ठीक है, तो इसमें दोनों में से कथन में से कौन सही है ये देखना है। तो पहला है एक गलत और दो सही है, दूसरा है कि एक और दो दोनों गलत, तीसरा है एक सही दूसरा गलत, चौथा है कि एक सही एक और दो दोनों सही है। तो इसमें 66 का क्या आंसर होगा कि पहला सही है दूसरा गलत है, कि संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, ये सही है। मगर ये एक ऐसी संस्था है जिसमें कार्यकारी विधायिका को नियुक्त करते, तो ये गलत है। ठीक है, तो इसका थर्ड जो आंसर ऑप्शन है, एक सही और दो गलत, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 67 है, न्यायिक समीक्षा पर दिए गए निम्नलिखित दो कथनों एक और दो पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला, संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका ऐसे कानून को रद्द कर सकती है। ठीक है, दूसरा, कोई विधेयक न्यायपालिका के द्वारा पास किए बिना कानून नहीं बन सकता। इसमें से सही और गलत कौन है सो पूछा। तो पहला ऑप्शन बता रहा एक गलत दूसरा सही, दूसरा ऑप्शन बता रहा एक और दो दोनों गलत, तीसरा है एक सही और दूसरा गलत, और चौथा एक और दोनों दोनों सही है। तो 67 का क्या सही आंसर होगा। तो इसमें पहला आंसर सही है और दूसरा जो ऑप्शन है कि कोई विधेयक न्यायपालिका द्वारा पास किए बिना कानून नहीं बन सकता, ये गलत है। ठीक है, तो ये इसका सही होगा। और ये आपका थर्ड में है कि पहला पहला सही है और दूसरा गलत, कि संसद द्वारा पारित किया कोई भी कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका ऐसे कानून को रद्द कर सकती है। ठीक है, तो न्यायपालिका के पास ऐसे पावर होते हैं जो संसद द्वारा पारित किया कोई भी कानून को, अगर वो संविधान का उल्लंघन करता है तो वो उसे रद्द कर सकते हैं। इसी तरह जो भी देश का जो शासन चलाता है वो संविधान के अंदर ही दायरे में रहकर ही चलाता है शासन। अगर संविधान के बाहर जाता है तो क्या उस पर उंगली उठती है या फिर उसकी सरकार गिर जाती है या कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी देश में अगर लोकतांत्रिक देश है तो जनता के द्वारा शासन चलता है और संविधान के अनुरूप चलता है। ठीक है,
68 है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत पूछा है, ठीक है। तो पहला है, राज्य सरकारी संस्थाओं को धर्म विशेष की के विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित और प्रोन्नत करने की अनुमति प्रदान करता है। दूसरा है, राज्य धर्म से एकदम पृथक नहीं है, परंतु वह धर्म से एक निश्चित दूरी बनाता है, ठीक है। दूसरा, भारतीय राज्य किसी एक विशिष्ट धार्मिक समूह द्वारा शासित नहीं है। चौथा, राज्य किसी धर्म विशेष को ना तो थोपेगा ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा। ये बात तो सही है। तो 68 का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका गलत है। बाकी आपका सब 3 ऑप्शन जो है, राज्य धर्म से एकदम पृथक नहीं, ये बात सही है, परंतु वह धर्म से एक निश्चित दूरी बनाए रखता है, ठीक है। ये भारतीय जनता किसी एक विशिष्ट धार्मिक समूह द्वारा शासित नहीं है, ठीक है। तो इसमें गलत पूछा तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा, गलत है। राज्य सरकारी संस्थाओं को धर्म विशेष के विशिष्ट मूल्य प्रदर्शित और प्रोन्नत करने की अनुमति प्रदान करती है, ये इसका गलत आंसर है और गलत पूछा है क्वेश्चन में, तो ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। 69 भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की है? तो रचनात्मक सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, साम्यवादी सरकार है या पूंजीवादी सरकार? तो भारतीय सरकार क्या है, ये भी क्वेश्चन में आता है, लोकतांत्रिक सरकार है, ठीक है। भारतीय सरकार क्या है, लोकतांत्रिक सरकार है, इसमें जनता का शासन होता है, लोगों का शासन। 70 जातीय समानता को प्रचारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की है? ठीक है, तो पहला है हरिदास, दूसरा है ज्योतिबा फुले, तीसरा घासीदास, चौथा नारायण गुरु। तो इसका किसका समाज के जो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की है? ज्योतिबा फुले ने की है, ठीक है। जो जातीय समानता को प्रचारित करने के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने, ठीक है। 71 है, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया गया? पहला है सुखदेव, दूसरा मंगल पांडे, तीसरा भगत सिंह, चौथा है राजगुरु। तो किसे लटका दिया गया था? तो मंगल पांडे को लटका दिया गया था 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था मंगल पांडे को, ठीक है। ये याद रखिएगा, आता इस तरह का सवाल। 72 है, अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति के संबंध में लिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला, इनमें इसने इस बात पर बल दिया कि प्राच्य जानकारी से विपरीत यूरोपीय जानकारी देने का तरीका है व्यवहारिक रूप से लाभकारी है, ठीक है। दूसरा, कि इसने घोषित किया कि इंग्लैंड में कोई अन्य व्यापार करने वाला समूह ईस्ट इंडिया कंपनी से स्पर्धा नहीं कर सकेगा, ठीक है। तीसरा है, इसने घोषित किया कि यदि भारतीय शासक की मृत्यु बिना पूर्व वारिस के होती है तो उसके साम्राज्य का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। चौथा, कि कंपनी के दावा कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। तो इसमें सही कथन पूछा था और ये फोर्थ जो ऑप्शन है ये इसका सही है कि कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है, ठीक है। ये इसका सही आंसर हुआ। 73 है, ग्रहों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के चारों ओर छल्ले है? ठीक है, पहला है शनि, नेपच्यून, मंगल, दूसरा शनि, शुक्र, नेपच्यून, तीसरा शनि, शुक्र, मंगल, चौथा है शनि, बृहस्पति और यूरेनस। तो किसके पीछे किसको चारों तरफ छल्ले है? तो आपका इसमें फोर्थ आंसर होगा कि शनि, बृहस्पति और यूरेनस के चारों तरफ क्या है? छल्ले हैं, ठीक है। तो ये है आज के लिए, ये आज का वीडियो है सोशल साइंस का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट है। और अब जितना प्रैक्टिस सेट अभी के टाइम पे सेट करते हैं बनाते हैं आपके लिए उतना बेनिफिट होगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर से बहुत सारा रिपीट होता है। तो अगर ये सेशन आप देखते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक से सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को हिट करेगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूं उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।